गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या हैं? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, यानी कि राजू अम्मा से प्रश्न पूछता है। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। इसका मतलब क्या बेटा? यानी कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करती है, हमारे काम आती है, उसको हम संसाधन बोलते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण का मतलब है जांचिए, अवलोकन कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी संसाधन हैं। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा? जो आपकी जरूरत को पूरा करता है, जिसको हम दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। संसाधन उपयोगी कब बनते हैं? जब कोई वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अर्थात कोई भी वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, वही उसको उपयोगी बनाती है, उसी को हम प्रयोज्यता बोलते हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य होता है जो उपयोगी होती है। उस वस्तु की उपयोगिता ही उस वस्तु को मूल्यवान बनाती है। अब मूल्य का अर्थ क्या है? मूल्य का अर्थ है महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी कुछ आर्थिक मूल्य विहीन होते हैं, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मनोरम भूदृश्य से तात्पर्य बेटा इसका प्राकृतिक दृश्य से है, जिसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। वाणिज्यिक मूल्य का अर्थ बेटा ऐसा कोई व्यापारिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। यानी कि एक वस्तु मूल्यवान कब बनती है? जब हम उस वस्तु को पेटेंटेड करवा लेते हैं। अब यहाँ साइड में ग्लोसरी वर्ड में दे रखा है शब्दावली में, पेटेंट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज की खोज करता है तो उसको पेटेंट करवा लेता है, तो वो उसका एकमात्र अधिकार हो जाती है, उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? जो भी पदार्थ है वो संसाधन कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? वो टाइम से, समय से और प्रौद्योगिकी मीन्स तकनीक से, तकनीक के द्वारा वो संसाधन बन जाती है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पत्ती एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। बेटा ये जितने भी उदाहरण आए हैं, चाहे आपका आग का आया है, चाहे आपका पानी का या पहिए का आविष्कार का है, कहने का तात्पर्य क्या है? समय और तकनीकी की जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तकनीकी बढ़ते गई, मानव ने अपने दिमाग का विकास किया, वैसे वैसे संसाधनों में सुधार होता गया। अब हम बात करते हैं संसाधन होते कितने प्रकार के। संसाधनों के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्राकृतिक, सेकंड पे है मानव निर्मित और तृतीय आपका मानव स्वयं से एक संसाधन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं
और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जो भी संसाधन प्रकृति में विद्यमान है, कुदरत ने जो हमारे लिए बनाए हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। हमारी नदियां, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, अर्थात इनके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी का अर्थ यहाँ तकनीकी से है, व्यक्ति के ज्ञान कौशल से। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ये प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ हमें बंटवारा करना है, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरण संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, अर्थात दोबारा से अपने स्वरूप में आ जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, यानी कि असंख्य हैं, और उन पर मानव क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि हम जल का, मृदा का और वनों का अति मात्रा में प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए भविष्य में इनकी कमी पड़ जाएगी। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं अनवीकरण संसाधन की। ये अनवीकरण संसाधन होते कौन से हैं? अनवीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। इसका मतलब ये बेटा है, जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, इनको बढ़ने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी कि इनका बंटवारा किस आधार पर किया जाता है? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण समान। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बना बेटा, पृथ्वी के ऊपर जो है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान रूप से पाया जाता है, वो कैसे पाया जाता है? उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो उसके लिए उत्तरदायी कारक आपके हो जाएंगे भूभाग, जलवायु और ऊंचाई, जो कि प्रकृति के भौतिक कारक हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन, जो कि संसाधनों का दूसरा प्रकार है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहे ऐसे उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। कहने मतलब क्या है? जो मानव के द्वारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे प्रकृति से हम लोहे को प्राप्त करते हैं, कच्चे लोहे को, तो उस लोहे को मेल्ट करके हम पक्का लोहा बना सकते हैं, जो हमारे काम आता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं मानव संसाधन की, जो कि संसाधन का तीसरा रूप है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, यानी कि व्यक्ति जो है किसी भी संसाधन का प्रयोग अपने ज्ञान से, अपने कौशल से और तकनीकी रूप से यदि करता है तो उसको वो अच्छी तरह से संसाधन बना सकता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी संसाधन को मूल्यवान कब बना सकता है? यदि वो एजुकेटेड है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ से प्रश्न एक बनेगा, ये मानव संसाधन विकास से आपका क्या तात्पर्य है? यानी कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए
लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं या प्राकृतिक रूप से संसाधन हैं, उन संसाधनों को हम कैसे बचा सकते हैं। हेडिंग दे रखे हैं आपका संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधनों को बचाना। स्टोरी पढ़ते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे भी बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधनों में, जैसे जल का उदाहरण दिया था, उसमें बताया था कि जल को यदि हम अपने जरूरत के हिसाब से यूज नहीं करते तो आने वाले समय में वो कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं, यानी कि जिनको हम दोबारा से नया नहीं बना सकते। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यहाँ से बेटा एक संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? एक प्रश्न गया। संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक अर्थात सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में विद्यमान है और जो हमारे जरूरत को पूरा करते हुए भविष्य के लिए उनको बचा करके रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चैप्टर हम रीड करेंगे। जो भी चैप्टर आज हमने रीड किया है इसको अच्छी तरह से पढ़ना और अपने नोट्स तैयार करना।